हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर और आज के दिल्ली न्यूज़पेपर को हम कवर करेंगे। अब आते हैं आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस पे। सो द फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट द जुडिशियल वैकेंसीज। तो इस रिगार्ड में वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फिलिंग अप वैकेंसीज। तो ये इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद देयर इज अ टॉपिक ऑन द जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल इज नॉट इन फेवर ऑफ इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो जीएसटी काउंसिल और उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। फिर पॉलिटिकल चेंज इन अफगानिस्तान नॉट इंक्लूसिव। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अटेंडिंग एससीओ कॉन्फ्रेंस, एससीओ समिट चल रहा है एंड इस रेफरेंस में दे आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द सेंस दैट पोस्ट विड्रॉल ऑफ द यूएस एंड द राइज ऑफ द तालिबान, इंडिया और अफगानिस्तान के क्या रिलेशनशिप होने वाली है, इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर जनरल स्टडीज टू मेंस पेपर। ठीक है, प्रीलिम्स में तो कुछ भी आ सकता है पर मेंस की बात कर रहा हूँ। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट इट वॉज फॉर जस्ट फॉर कंटेम्प्रेरी बेसिक नॉलेज के लिए। इंडिया सेट्स रिकॉर्ड विद 2.5 करोड़ कोविड-19 शॉट्स। देन दिस टॉपिक, कोर्ट पुल्स अप दिल्ली पुलिस ओवर राइट केसेस। सो वो जो शाहीन बाग एंड ऑल दोज इंसिडेंट्स हैड टेकन प्लेस, उसके बाद दिल्ली में राइट्स हो गए थे। सो उसकी वजह से सम पीपल हैड बीन अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस। अब उनका केस चल रहा है। अब देखा जा रहा है कि द वे इन्वेस्टिगेशन इज बीन डन, द वे पुलिस इज फंक्शनिंग, वो थोड़ा रैंडम है और लग रहा है कि बॉश्ड अप इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इस रेफरेंस में कोर्ट ने बात करी है कि बिकॉज ऑफ द पुअर कंडक्ट ऑफ द पुलिस एंड द प्रोसिक्यूशन, पेंडेंसी इज इंक्रीजिंग। तो हम इसी रेफरेंस में हम आज पेंडेंसी को करेंगे, पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पुलिस का क्या रोल होता है या प्रोसिक्यूशन का क्या रोल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए अगर हम पेंडेंसी वाले क्वेश्चंस को कवर करते हैं मेंस में, जनरल स्टडीज 2। नेक्स्ट एक एडिटोरियल है, दीज टू आर एडिटोरियल्स ऑफ द डे। सो पिकिंग अप थ्रेड्स फ्रॉम द अफगान रबल, ठीक है, जो कचरा हो रखा है, जो हालत ख़राब हो रखी है, वहाँ से एक एडिटोरियल है विच बेसिकली गिव्स एन एंटायर ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज़ हैपेंड और इंडिया क्या कर सकता है। तो इसको ब्रीफली देखेंगे क्योंकि मेरे को अभी भी नहीं, आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस कि एक्चुअल इंपॉर्टेंट होगा, बट कुछ क्यूज़ और आइडियाज़ तो मिल ही जाते हैं फॉर राइटिंग द पेपर। फिर नेक्स्ट है एक सजेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स एडिटोरियल एक्ट एंड फ्रिक्शन। वो कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल्स के लिए दे शुड बी अ नेशनल कमीशन। तो इसको कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला है। ठीक है, सो बोथ ऑफ देम आर अगेन जनरल स्टडीज 2। देन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनकी बिबेन देवर इन अपना एससीओ का जो मीटिंग चल रहा है, सारा कुछ इन द बैकग्राउंड, इंडिया इज ऑल्सो टॉकिंग विद चाइना बिकॉज एससीओ में चाइना भी है। सो दे आर इंगेजिंग विद चाइना। चाइना के साथ हमारे कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं हम इसको रिजॉल्व करेंगे। फिर एक और एक इशू है यहाँ पे, मेजर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रेलवेज। तो रेलवेज में कुछ रिफॉर्म्स चल रहे हैं, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, तो बहुत ब्रीफली इसको कवर करेंगे। आगे चल के जब हम एक्चुअल में रेलवे सेक्टर को पूरा कवर करेंगे तब आगे के और रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट में है फ्रॉम द बिजनेस सेक्शन, WTO एग्रीकल्चरल पैक्ट टिल्टेड अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये हमारे जो इंडिया के मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने एक रिमार्क पास किया है। तो हम ब्रीफली समझेंगे WTO के बारे में, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इस कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली देखेंगे। चलिए अब आते हैं हमारे न्यूज़ के हेडलाइंस में, इसको एनालाइज करते हैं इन आर हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो एससी कॉलेजियम ऑन मिशन मोड टू फिल वैकेंसीज। तो पहली बात देर आर, ये तो हमें समझ आ गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल वैकेंसीज को फिलअप कर रहा है, तो ये तो बहुत क्लियर है यहाँ पे। अब वैकेंसीज का प्रॉब्लम क्या है, वाई इज द हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज, दैट इज वन क्वेश्चन दैट अराइजेस। और वैकेंसी से क्या होता है, देर इज अ हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बेसिकली इंडिया के ही है, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक रिमार्क पास किया था दैट द पेंडेंसी इन हाई कोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, पेंडेंसी ऑफ केसेस, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस इज वैकेंसी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी रिसेंटली कोलेजियम ने दे हैव अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एज वेल एज दे हैव ट्रांसफर्ड सम जजेस। तो अब यहाँ से अगर हमें कुछ भी नहीं पता होता सुप्रीम कोर्ट के बारे में
या कोलेजियम के बारे में हमें इतना पता लग जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की पावर है ऑफ दे हैव अ रोल इन इन्वॉल्वमेंट इन फिलिंग अप वैकेंसीज, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कह लीजिए इसको। और दूसरी बात, दे हैव द पावर टू ट्रांसफ़र जजेस फ्रॉम द हाई कोर्ट, तो वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। दैट इज़ द मैंडेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। अब द बिग क्वेश्चन ओवर हेयर फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, या मेंस भी कह दीजिए, पर अभी हम प्रीलिम्स ही देख रहे हैं। हाउ आर द जजेस अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये हायर जुडिशरी में कैसे होते हैं? So this question is being covered in the Constitution, Article 124(2) and Article 217. This is for the Supreme Court and this is for the High Court. तो ये कहते हैं that the judges are appointed by the President. They are appointed by the President with prior consultation with the Chief Justice of India. और मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और मान लीजिए हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट जज की, तो इन दैट केस it will be the governor if it is for the chief justice of a high court, and if we are talking about any other judge of the high court, then these people will be involved. So that is what this constitution had said. But in the course of time there was a dispute कि यार ये consultation with the chief justice of India क्या मायने रखती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम जुडिशरी ने बोला कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उन्होंने कहा कि ये जो प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट करते हैं दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अ कलेजियम। सिर्फ चीफ जस्टिस का ओपिनियन नहीं काउंट करेगा, बट एक कलेजियम डिसाइड करेगा। कलेजियम मीन्स दैट देयर विल बी अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द कलेजियम, एंड ये लोग डिसीजन लेते हैं ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मेजॉरिटी। तो इसका मतलब हो गया जो CJI मैंने ऊपर लिखा हुआ है दैट इज रिप्लेस बाय कलेजियम ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज द कलेजियम, एंड कलेजियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट जजेस एज वेल एज द हाई कोर्ट जजेस एज वेल एज द ट्रांसफर, बिकॉज ट्रांसफर भी तो एक तरह से अपॉइंटमेंट ही हो गया, अपॉइंटमेंट टू अ डिफरेंट कोर्ट, सो दैट इज ऑल्सो देयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इज द गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? यहाँ पे लिखा था दैट 9 न्यू जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट दैट वर क्विकली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इज नेचुरली इन्वॉल्व, और ये प्रीलिम्स में आ सकता है। तो पहली बात जो लिस्ट आती है वो गवर्नमेंट से कोलेजियम को जाती है, राइट, एंड देन कोलेजियम वापस गवर्नमेंट को रिवर्ट बैक करता है। ऑब्वियसली इट इज बाइंडिंग। चलिए अब नेक्स्ट हेडलाइन को देखते हैं। GST काउंसिल नॉट फॉर इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पहली बात तो ये GST है क्या? GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है क्या? सो GST इज बेसिकली, अगर हम अपने टैक्सेस को देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज द इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स आपका हो गया इनकम टैक्स, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इनकम टैक्स जो डायरेक्टली आपके ऊपर लगाया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, या कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जब आप कोई चीज़ मार्केट से खरीदते हैं, MRP के अंदर दैट टैक्सेस इंक्लूड, सो दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। सो द आइडिया ऑफ GST वॉज कि यार हर एक स्टेट का अलग अलग सेल्स टैक्स होता है, सेंटर की अपनी ड्यूटीज़ होती है, एक्साइज ड्यूटी। तो कहते हैं वाई नॉट इंक्लूड ऑल द टैक्सेस इनटू वन ब्रैकेट, जिसको हम GST कह देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सारे टैक्सेस को हम एक साथ कर लेते हैं, पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स थी बिटवीन द स्टेट्स, कुछ डिसएग्रीमेंट्स थी बिटवीन द सेंटर्स। तो कुछ चीज़ों को जैसे कि द सेल ऑफ अल्कोहल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रखा गया, आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST, ठीक है। तो आपका पेट्रोलियम हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू बाय दैट इज द आउटसाइड ऑफ द GST ओवर हियर। अब द डिसीजन कि यार ये GST का रेट क्या होगा, ये 5% होगा खाने के लिए, रेस्टोरेंट में जाते हो 2.5% है CGST, 2.5 स्टेट GST। तो ये GST जो अलग अलग होता है, हाँ, ऑटोमोबाइल्स के लिए अलग होता है, कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है कि GST कितना लगेगा, किस रेट पे लगेगा? दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय अ काउंसिल, दैट इज द नोन एज द GST काउंसिल, एंड दिस कंप्राइजेस ऑफ
यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंप्राइजेज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर प्लस द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, यूनियन के कुछ मिनिस्टर्स जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, प्लस स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स। सो ऑल ऑफ देम सिट टुगेदर, ये लोग सब बात करते हैं क्योंकि ये सेंटर का भी आ रहा है, स्टेट का भी आ रहा है, तो कलेक्टिवली दे टेक अ डिसीजन एंड दिस इज टेकन अगेन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मेजॉरिटी। ओनली थिंग इज कि सेंटर क्योंकि यहाँ पे कम मेंबर्स है पर इनका वेटेज ज़्यादा है तो इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। सो जीएसटी काउंसिल में जब वोटिंग होती है तो यूनियन का वेट 1/3 है एंड स्टेट्स का वेट 2/3 है। तो आपको, आई होप दिस इज क्लियर, जीएसटी काउंसिल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और बाकी आपको पता लग गया कुछ चीज़ें जीएसटी के अंदर नहीं है, पर्टिकुलरली पेट्रोलियम यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने क्या क्या किया उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन रीड मोर इनटू इट, जैसे कि आप मसल एट्रोफी क्या होता है, उसका ड्रग कौन सा है, बेसिक आइडिया के लिए दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। वैसे चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग। सो दिस इज अबाउट दी एससीओ, बहुत कंटेम्प्रेरी है, प्लस इट्स अबाउट इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। एक्सटेंडेड क्या हुआ? एक्सटेंडेड नेबरहुड तो हो गया आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, पाकिस्तान हो गया, या फिर आपका भूटान, नेपाल, जो इमीडिएट नेबर है, जो थोड़े और दूर है, जो हमारे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दैट इज एक्सटेंडेड नेबरहुड। एक्सटेंडेड, बाहर, दूर, सो दैट इज एक्सटेंडेड नेबरहुड एंड अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ इट। In fact, Afghanistan is one of the key pillars of India's foreign policy and India अफगानिस्तान को गेटवे टू सेंट्रल एशिया मानता है, वो हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। सो बेसिकली देयर वाज दिस एससीओ समिट चल रहा था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ समिट दैट कंप्राइजेज ऑफ दीज कंट्रीज, योर चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ओवर हियर, एक्सेप्ट फॉर तुर्कमेनिस्तान, ये नहीं है यहाँ पे, and Pakistan and India. So these countries are part of the SCO. अब इन कंट्रीज की समिट हुई, मीटिंग हो रही है इसे अभी 2021 की, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज स्पीकिंग ऑन इट। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है अफगानिस्तान के अंदर, दिस इज़ नॉट इंक्लूसिव। ये यहीं से उठाया मैंने, ठीक है, बाकी कुछ थोड़ा एडिशनल न्यूज़पेपर से ले लिया, कोई और दूसरे न्यूज़पेपर से। सो कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में डेवलप हुआ है दैट इज़ नॉट इंक्लूसिव। देखते हैं यहाँ पे, देखिए अफगानिस्तान, दिस इज़ अफगानिस्तान ओवर हियर, राइट। सो यहाँ पे एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं हम पाश्तून्स, पाश्तून। सो पाश्तून इज़ व्हाट? तालिबान इज़ द प्लूरल ऑफ पाश्तून। सो this movement is about the Pashtuns, Taliban जो movement हुआ है, Taliban has gained power over here and they have acquired the entire Afghanistan. So it is the Pashtun community. But if we look at Afghan population, Afghan demography, it includes number of other people. For example, अभी recently Northern Alliance का news में था with reference to Panjshir, याद है पंजशीर वैली, जो कह रहे थे कि एक resistance है बहुत बड़ी। So this includes most of the people are from Tajikistan. They are ethnicity is Tajik कहते हैं इनको। तो ये एक अलग ग्रुप हो गया यहाँ पे, and likewise we have people who are from different groups, different religious beliefs. तो this is not an inclusive because एक community is ruling over the others. पहले तो ये बोल रही है। So in the sense that it includes mainly the Pashtuns, ठीक है, पाश्तून इज तालिबान इन प्लूरल इज, तालिबान इज अ प्लूरल फॉर पाश्तून बेसिकली, तो पाश्तून कम्युनिटी। दूसरी बात, माइनॉरिटी के राइट्स, माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है, प्लस द इशू ऑफ द वुमेन, तो वुमेन को मिनिस्ट्री या कुछ उनको नहीं मिला अभी रिसेंटली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशूज़ है। तो कहते हैं अगर ऐसा इशू रहेगा तो फिर हम इसको रिकॉग्निशन कैसे दे सकते हैं। तालिबान, ये जो नया गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बना है, इट रेजेस क्वेश्चंस ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। और दूसरी बात, अब बिकॉज देयर इज़ अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ गवर्निंग अफगानिस्तान, अभी हमने रेफरेंसेस सुनने शुरू हो गए हैं ऑफ अलकायदा एंड अदर पार्टीज। पहले भी जब वो 9/11 अटैक हुआ था वो अलकायदा से एसोसिएटेड था, एंड तालिबान एंड अफगानिस्तान वाज गिविंग प्रोटेक्शन टू द अलकायदा। तो अब हो सकता है कि वापस से ये ग्रुप्स री इमर्ज हो जाए, छोटे छोटे और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो री इमर्ज हो जाए।
So this may be a hotbed of terrorism and this may promote instability in the neighborhood of Afghanistan. और ये neighborhood वैसे ही बड़ा volatile है, तो जो प्रॉब्लम यहाँ थी वो यहाँ भी शिफ्ट हो सकती है दैट तालिबान के जो ओपोनेंट ग्रुप्स है जैसे कि इस्लामिक स्टेट और बाकी ग्रुप्स है वो एकदम से रीइमर्ज हो जाए एंड देयर इज अगेन अ सिविल वॉर दैट टेक्स प्लेस. तो तालिबान अफगान में ये प्रॉब्लम है, पर्टिनेंट प्रॉब्लम है. सो दिस में कंटिन्यू टू टेक प्लेस एंड दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड. सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. एंड जब पहले तालिबान थी दे वर इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ ओपियम ड्रग्स. So there may be an uncontrollable flow of drugs, illegal weapons and human trafficking that may start. And beyond this, because of the US withdrawal and because of the infighting that is taking place, there is scarcity of food. There is a refugee crisis that is taking place in Afghanistan. So ये बहुत serious issues है which needs to be rectified. So there is a humanitarian crisis that is going on in Afghanistan. So Prime Minister Modi has basically highlighted these points and he is talking about this group, Shanghai Cooperation Organization, ये जो सारा ग्रुप है जिस includes China, Pakistan and Central Asian countries to come together and resolve or take measures to resolve the problem of Afghanistan. अब इसी न्यूज़पेपर इसी हेडिंग में आपके साथ एक तो लिखा था SCO, तो उसमें अगर आप ध्यान से पढ़े यहाँ पे इट राइट्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो इन दोनों का समिट चल रहा था, तो इसको भी देख लेते हैं. कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO. सो दिस इज एन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस. सो दिस इज अ मिलिट्री अलायंस. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड दिस इंक्लूड्स द कंट्रीज फ्रॉम यूरेशिया दैट कंसिस्ट ऑफ पोस्ट सोवियत स्टेट्स. तो जो सोवियत यूनियन था वो जो डिसइंटीग्रेट हो गया उसमें उसी में से सेंट्रल एशियन कंट्रीज आई है. तो इट इंक्लूड्स देम प्लस इट इंक्लूड्स द कंट्री ऑफ बेलारूस. ठीक है, सो दीज कंट्रीज आर इंक्लूडेड ओवर हियर. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड. अब आते हैं, आई डोंट फील इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बट समहाउ इट सेज दैट हमारी जो वैक्सीनेशन कैपेसिटी इन द कंट्री इज इंक्रीजिंग and this will play a role in fighting against the COVID-19 and quick recovery of India's economy. तो ये है. Beyond this, I really don't feel there is much to this headline. अब आते हैं to the next issue, that is with reference to the conduct of police. ठीक है, तो court says no steps by top police officer for proper prosecution of riot cases. तो जो दिल्ली में riots हुए थे due to the protest of the Citizenship Amendment Act, ठीक है, there was lot of criminalization that was taking place and पुलिस ने बाद में जब कोविड का लग गया पुलिस ने लोगों को अरेस्ट कर लिया. so number of people were arrested after that. अब इनका ट्रायल चल रहा है. the people who were accused of rioting उनका ट्रायल चल रहा है and here again we see that the majority of them is from the Muslim community. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो जो ट्रायल चल रहा है कोर्ट्स ने देख रहे हैं, अलग अलग कोर्ट्स, दे आर सीइंग दैट कि यार ये एक तो ऐसे ही बॉश्ड अप इन्वेस्टिगेशन है. ठीक है, क्रेडिबिलिटी नहीं है टू द इन्वेस्टिगेशन. दूसरी वो देख रहे हैं कि पुलिस इज़ नॉट हैविंग अ वेरी सपोर्टिव एटीट्यूड. कोई जा रहा है वहाँ पे, मतलब पहली बात तो ऑफिसर्स नहीं आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर या जो कंसर्न्ड ऑफिसर है इस केस के रिगार्डिंग वो नहीं आ रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील कर रहे हैं. सो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे. सो दिस इज लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस. पेंडेंसी हो रही है, डिलेज हो रही है. नाउ व्हाट आई वांट टू डू ओवर हियर इज आई वांट टू एक्सटेंड दिस टॉपिक एंड आई वांट टू क्रिएट इट विद दिस सेंस दैट issue of police with reference to high pendency of cases. बिकॉज पुलिस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोसिक्यूशन. ठीक है, वो लोग अरेस्ट करते हैं एंड उनका काम होता है कि कोई क्राइम हुआ है तो अब उसको जेल भी हो. तो एक काम होता है अरेस्ट करना, पर एक होता है कि जस्टिस इंश्योर करना कि जस्टिस हुआ है. तो वो तो तभी होगा जब ट्रायल हो रहा है. तो पुलिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड यहाँ पे पुलिस का काम होता है दैट दे इंश्योर दैट द पर्सन हु वाज टू कम, मे बी इट इज़ द विटनेस, मे बी इट इज़ द विक्टिम, maybe it is the accused, so they come to the case, they come to the court over there. और कितनी बार क्योंकि there is a shortage of the police forces वो नहीं आते हैं.
Then with reference to the investigation also, the police officials are involved in both investigation and maintenance of law and order. तो उससे फोकस ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर पे रहता है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. So that is a cause of concern, and because of poor investigation, there are further delays. So that is the reason, that is also one cause of concern. ठीक है, ये पॉइंट्स बताए गए थे इन प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट, एंड बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म्स रिपोर्ट्स थी, उसमें ये सारे बताए गए हैं. सो दीज आर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस टू बी माइंडफुल ऑफ. तो विटनेस मैंने बता दिया आपको, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दिया. And the quality of investigation, we need to focus more on the training of the police forces. So these are the important issues that needs to be considered मेंस के point of view से. In isolation ये topic इतना शायद important नहीं होगा, पर अगर हम इसमें से correct issue निकाल दे, then yes, it's a very important issue. In fact, अगर question में आ जाए without prior knowledge, it will be very difficult to attempt it. अब next issue है, this is concerning both geography pollution and environment also, GS3. Depends how UPSC takes this forward. So this is basically a news from Delhi, ठीक है, दिल्ली के हिंदू न्यूज़पेपर में से. एंड अभी विंटर्स आने वाली है, वी आर इन सितंबर, मिड सितंबर में आ गया, कुछ टाइम में हमारा विंटर्स आ जाएगी. तो विंटर्स में ना क्या होता है, स्पेशली इन द नॉर्दर्न बेल्ट में ज़मीन ठंडी होती है, तो यहाँ पे एक कोल्ड मास हो जाता है. ज़मीन हवा, नीचे की जो हवा होती है वो ठंडी होती है, ऊपर की थोड़ी वार्म होती है. सो देयर फॉर्म्स अ एयर एनवेलोप, एक एयर एनवेलोप बन जाता है विच डज नॉट अलाउ द एयर टू एस्केप. तो इसकी वजह से देयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉग, ठीक है, डस्ट. तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी वजह से. And this phenomena that I'm talking about is basically the inversion of temperature, and this takes place during the months of the winters. तो अब क्योंकि ये विंटर होने वाली है, there is a need to focus और यार कि pollution कम करो आप, ठीक है. एंड दूसरी चीज़ है, because Delhi is so densely populated, दिल्ली डेंसली पॉपुलेटेड है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है जा रहा है, डेब्रिस है, तो उससे डस्ट प्रॉब्लम बढ़ती है. तो ये कह रहे हैं, इनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि आप प्राइवेट कंपनीज को कि आप डस्ट मिटिगेशन मेजर्स लीजिए एज पार्ट ऑफ द विंटर एक्शन प्लान. और इस रिगार्ड में कुछ मेजर्स बताए गए हैं, ठीक है, कुछ मेजर्स यहाँ पे बताए गए हैं. जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे कि तो कंस्ट्रक्शन में जो बजरी और सामान जो पड़ा होता है, रेता पड़ा होता है, उसको आप कवर करके रखिए. आप पहले से एक वो ब्रेकिंग वॉल्स बना लीजिए. आपने देखी होंगी शायद, चंडीगढ़ में तो देखी होंगी होपफुली, बड़ी बड़ी ब्लू कलर की शीट्स लगी होती है, सो दैट डजंट अलाउ द डस्ट टू, हवा से वो उड़ जाए वहाँ से. देन इट सेज देयर शुड बी एंटी स्मॉग गन्स, वो इंस्टॉल करनी चाहिए. और जहाँ पे पॉसिबल हो सके हम लोग कोई शीट लगा ले या नेट लगा ले, सो दैट द डस्ट डजंट फ्लाई ऑफ. एंड द सेम इज बीइंग रिकमेंडेड फॉर जो व्हीकल्स होती है, गाड़ियाँ होती है, आपने देखा होगा रोड पे चला रहे हो बाइक पे लेके और सीधा मुंह पे मिट्टी आ रही है ट्रक में से, सो उसके लिए भी द ट्रक शुड बी कवर्ड. और जो डेब्रिस निकल रहा है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग आजकल तो सारी बिल्डिंग्स उसी ज़मीन पे बनती है, तो बिल्डिंग को तोड़ते हो फिर नई बिल्डिंग बनती है. तो वो जो डेब्रिस निकला, जिसको मलबा कहते हैं हम लोग, उसको रिसाइकल के प्रोविजंस होने चाहिए. तो ये कुछ स्टेप्स बताए हैं विच आई फील इज़ इम्पॉर्टेंट. और ये कुछ ऐसे ही मिनिस्टर को, आई रियली डोंट थिंक उनको एक्चुअल में याद होती है चीज़ें. सो दिस इज बेसिकली सम रिकमेंडेशन और ही मे बी रीडिंग फ्रॉम सम प्लेस. सो दीज पॉइंट्स हैव अ वेरी हाई वैल्यू एंड दिस विल हेल्प यू विद योर आंसर राइटिंग, स्पेशली इन जनरल स्टडीज़ 1. अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, बट इट शुड बी अबाउट द डस्ट पोल्यूशन हो सकता है, कैसे भी हो सकता है वो. इनफैक्ट 2015 के पेपर में क्वेश्चन आया था ऑन वाई डू वी हैव हायर पोल्यूशन इन सिटी ऑफ दिल्ली. वैसे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, पर दिल्ली का बोला था उन्होंने. एंड वाई डू वी नॉट हैव पोल्यूशन इन द एरियाज ऑफ बॉम्बे, चेन्नई एंड कोलकाता, जो सिमिलर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, व्हीकल्स है, पर इस तरह की पोल्यूशन हमें नहीं देखने को मिलती. तो ये एक क्वेश्चन आया था. सो आई फील इसी लाइंस पे मे बी देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन डस्ट पोल्यूशन ऑल्सो. चलिए, अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अबाउट द इशू ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स.
तो कुछ लोगों को एक सोसाइटी थी बॉम्बे की और दे एंगेज सर्टन पीपल एज मैनुअल स्कैवेंजर्स, मतलब वो जो गटर वगैरह होता है उनको अंदर जाना था, गटर के अंदर गंदगी में, एंड कचरा साफ करना था। अब अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वो जो कचरा वगैरह होता है इट रिलीजेस ह्यूमन वेस्ट होता है, दैट रिलीजेस मीथेन एंड टॉक्सिक गैसेस, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इसकी वजह से अ फाइन हैज़ बीन इम्पोज्ड प्लस प्राइवेट सोसाइटी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर एक फ़ाइन लगाया गया है। एंड द कोर्ट हैज़ टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सच प्रैक्टिसेस आर स्टॉप्ड। In fact, even Parliament has passed a law which criminalizes manual scavenging. तो ये important issue है. I am not discussing this in detail. Maybe some other day we will cover it. ठीक है. So this is the law that I was talking about, Prohibition of Employment of Manual Scavengers Act. तो ये एक important issue है which needs to be considered. अब आता है editorial, picking up the threads from the Afghan rubble. Rubble मतलब जो अभी ढेर हो गया, कचूमर बन गया जो वहाँ पे, उसके बारे में। सो M.K. नारायण हु वॉज द फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने अपने व्यू टिप्पणी दी एक तरह से। इट डजंट टेल अस मच, इट टेल्स अस अबाउट क्या क्या हुआ था, इट गिव्स अस अ बैकग्राउंड। ठीक है, ये यहाँ पे बताता है कि निकल गए, पाकिस्तान ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया यूएस के निकलने का, एंड नाउ द कंट्रीज लाइक चाइना पाकिस्तान विल बी इन एडवांटेजेस पोजीशन, इंडिया को डिसएडवांटेज होगा। तो ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड जो मेरे इंटरेस्ट का था वो बोल रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट का था, वो बोल रहे हैं कि अबाउट अ वे फॉरवर्ड, बिकॉज आई फील दैट अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट व्हाट स्टेप्स शुड इंडिया टेक इन दिस, अभी जो अफगान में सिचुएशन है विद द तालिबान बीइंग देयर, व्हाट स्टेप्स शुड इंडिया टेक। तो वो मेरे को लगता है प्रायोरिटी है, और हमें जो अगर इनके एडवाइजर्स है कुछ अच्छे स्टेप्स मिलते हैं, वी कैन हैव अ गुड आंसर। तो वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी एट अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन। ठीक है, पर व्हाट इंडिया शुड डू इज इंडिया शुड एंगेज द लाइक माइंडेड कंट्रीज, स्पेशली द नेबरहुड ऑफ अफगानिस्तान, जैसे अभी SCO में कर रहे हैं वो लोग, एंड दे शुड प्ले अ मीडिएटिंग रोल। एक मीडिएटिंग रोल प्ले करना चाहिए, सो दैट अफगानिस्तान अंडर तालिबान रिमेन्स न्यूट्रल टू इंडिया। तालिबान और इंडिया की बनती नहीं है। तालिबान टाइम एंड अगेन, एक तो इंडिया ने कभी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इससे पहले भी जब वो थे 2001 में कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। एंड जब उनके अगेंस्ट फाइट हो रही थी, मतलब तालिबान के अगेंस्ट कोई नदर्न अलायंस वाज फाइटिंग अगेंस्ट तालिबान, देन इन दैट केस आल्सो इंडिया वाज, it is believed that India was supporting the Northern Alliance against Taliban. And इससे पहले जब इंडिया वॉज इंगेजिंग विद द अफगान गवर्नमेंट, द घानी गवर्नमेंट हो जाए या हमीद करजाई गवर्नमेंट हो जाए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वॉज कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही थी एंड इंडियन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान में इंगेज थी, एंड इस टाइम पे तालिबान वो टारगेटिंग द इंडियंस। तो इनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, पर ये बोल रहे हैं कि गिवन इट इज़ द बेस्ट बेट फॉर इंडिया टू नेगोशिएट विद दिस कंट्रीज, ठीक है, लाइक माइंडेड कंट्रीज, और इन्फ्लुएंस करे अफगानिस्तान को, सो दैट दे आर नॉट टू मच प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो पूरे अंडरमाइन हो जाएंगे, इंडिया को बहुत नुकसान होगा। सो दैट इज़ द आइडिया दिस M.K. नारायण एंड द फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैज़ पिच्ड। बाकी सारा ये बैकग्राउंड है विच इज नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वॉट इज रिटन ओवर हियर दैट कैचेस द अटेंशन। अब आता है द नीड फॉर अ ट्राइब्यूनल। दिस कुड बी अ मेंस क्वेश्चन, जनरल स्टडीज 2 में हो सकता है एक पूरा मेंस का क्वेश्चन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, छोटे में बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि हमें एक बॉडी होनी चाहिए नोन एज नेशनल कमीशन फॉर ट्राइब्यूनल, या कुछ भी नाम रख दीजिए, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द ट्राइब्यूनल्स। बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं आपके, अलग अलग चीज़ों के लिए ट्राइब्यूनल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, कंपनी के रिगार्डिंग में हो सकता है। आपके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए जो
ट्राइब्यूनल है वो हो सकते हैं, आपके ट्राई रिलेटेड जो टेलीकॉम कंपनीज है उनके लिए, उनकी रेगुलेशन के लिए ट्राइब्यूनल है वो हो सकता है. सो देयर आर नंबर ऑफ ट्राइब्यूनल्स दैट आर देयर. तो वो कह रहे हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट्स इनके थ्रू होनी चाहिए, विच इज़ अ न्यूट्रल बॉडी. मे बी इट कैन बी अ स्टैट्यूटरी बॉडी. पार्लियामेंट एक लॉ बना दे और उसके अकॉर्डिंग्स में काम करे, तो ऐसे हो सकता है. क्योंकि हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, उनका एक इंटरेस्ट होता है इन द फंक्शनिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट्स. कभी कभी देखते हैं कि यार वो लोग अपॉइंटमेंट ही नहीं कर रहे, खाली पड़ी है सीट्स, तो ट्राइब्यूनल्स काम ही नहीं कर पाते क्योंकि यार जजेस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नहीं है उसके अंदर. एक तो ये होता है. और कभी कभी ये होता है कि गवर्नमेंट वांट्स टू इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनको लगता है यार ऐसी जजमेंट मिलेगी तो हमको फ़ायदा होगा. देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो अगर एक न्यूट्रल बॉडी होगी दैट विल प्ले अ गुड रोल ओवर हियर, वो करेक्टिव एक्शंस ले सकती है. सो दैट इज़ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकमेंडेड ओवर हियर. So this could be a question, there could be a question about the functioning of the tribunals और उसकी significance क्या है, and then it can ask you a tail question about the need for a national commission for appointments to tribunals. I think for public sector banks there is a body like the Banking Board Bureau which is responsible for appointments. There is already an institution, इसी lines पे तो tribunals के लिए भी हो सकता है. So this can be done. चलिए, अब ये लोग कुछ कर रहे हैं, न्यू वे ऑफ हैंडशेक. एनीवेज, सो जयशंकर, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ही मेट विद चाइना. तो अभी जो रिसेंटली एससीओ टॉक्स हो रही है, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, उसका कैपिटल है. तो इनकी जो मीट हो रही है वहाँ पे दे आर डूइंग दिस, द मीटिंग बेसिकली. तो ये जो मीटिंग में दे आर टॉकिंग अबाउट, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट द LAC इशू, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लद्दाख में जो इशू हुआ है बिटवीन द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसके बारे में बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि दिस हैज़ ब्रॉट द रिलेशन टू द लोएस्ट एब. और अगर इंडियन साइड बोल रही है अगर हमको चाइना को बेटर रिलेशनशिप कर रहे हैं हमारे साथ, दे शुड फर्स्ट रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट. लद्दाख में डिसंगेजमेंट होना चाहिए सबसे पहली बात. बट इवन देन दे डिड टॉक अबाउट द इशू ऑफ अफगानिस्तान एट द SCO. तो अफगानिस्तान में क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बात करी. एंड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बोली उन्होंने कि चाइना शुड नॉट जज इंडिया ऑन इंडियाज रिलेशनशिप या मीटिंग्स विद अदर कंट्रीज. और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी कुछ टाइम में इंडिया का एक क्वाड समिट हो जाएगा, एक क्वाड ग्रुपिंग हो जाएगी, which is a group of 4 countries as the name goes: USA, India, Australia and Japan. तो इन countries की grouping है ये, and this is considered as a counter to China in the South China Sea region, South China Sea dispute के चक्कर में. तो इंडिया क्वाड के अंदर engaged है. वो कह रहे हैं कि भाई हमको इस पर जज नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इसके मेंबर है या हमारी अच्छे रिलेशंस है US के साथ. तो ये इन्होंने यहाँ पे बात करी है. बाकी बियॉन्ड दिस, ऑल्दो इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद चाइना, इंडिया इज़ ऑल्सो इंगेजिंग विद ईरान. ईरान के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेसिडेंट रईसी, तो उनके साथ इंगेज कर रहे हैं. ऑब्वियसली उन्होंने ऑयल और बाकी चीज़ों की बात करी होगी. प्लस दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ इंडिया एंड ईरान कैन प्ले अ रोल इन अफगानिस्तान. आई होप यू गेट इट. इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान जो बीच में पड़ा है. अब मेजर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवेज ऑन एविल. अब रेलवेज एक बहुत बड़ी सेक्टर है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द कंट्री एज वेल एज द बिगेस्ट ट्रांसपोर्टर. तो सबसे ज़्यादा ये रेलवेज का होता है रोल यहाँ पे. और हमें पता है कि रेलवेज इज़ रनिंग इनटू लॉस, पर रेलवेज के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज है, लैंड है. So the government is trying to restructure the resources of the railways. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि दिस इज मोर फॉर बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है, ये बैकग्राउंड के लिए है. वी विल टेक कभी करेंगे, उस टाइम पे हम रेलवेज को और डिटेल में करेंगे बिकॉज देयर आर सर्टन कमिटीज इन दिस रेफरेंस, जैसे कि बिबेक देब्रॉय कमिटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवेज. तो उसको हम बाद में देखेंगे, पर अभी जो स्टेप्स लिए गए हैं जस्ट फॉर अवेयरनेस सेक, मे बी इट विल एड ऑन टू सम अदर आंसर राइटिंग, तो वहाँ पे हम इसको कर लेंगे. चलिए,
तो कुछ कंपनीज है रेलवेज की, जैसे कि CORE, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर आपका हो गया मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स। तो अलग अलग कंपनीज है, ये लोग इसको बंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये प्राइवेट कंपनी को देते हैं, वो चला लेंगे इसको, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इससे बढ़ेगा। फिर कुछ एजेंसीज है जो यार मल्टीपल काम कर रही है, डुप्लीकेशन ऑफ काम हो रही है, जैसे कि एक एजेंसी है दैट डेवलप्स द सॉफ्टवेयर, CRIS, वो सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी बढ़ाती है। अब ये वाला काम ये IRCTC को दे रहे हैं, एंड वाई शुड देयर बी 2 एंटिटीज? जो दूसरा कर सकता था वो इसी को दे दो ना यार, ख़त्म करो बात। फिर कह रहे हैं कि जैसे स्कूल्स हो गए, स्कूल्स और बाकी सारे एसेट्स है वो रेलवेज क्यों चला रहा है, वाई शुड इट नॉट बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट? और वैसे भी देखा जा रहा है कि जो रेलवेज़ की जो एम्प्लॉयज़ है, ओनली एम्प्लॉयज़ में से सिर्फ 2% के बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, बाकी तो दूसरे लोग ही पढ़ रहे हैं। तो रेलवेज़ को रेलवेज चलाने दो, ट्रेन चलाए वो, वाई शुड दे रन स्कूल्स? ठीक है। एंड देन इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्रीज जो उसकी है, रेलवेज़ की जो फैक्ट्रीज है, दैट कैन बी मर्ज्ड इनटू अ डिफरेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी या एंटरप्राइज। सो दिस इज़ वॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग। तो कुछ रिकमेंडेशंस दी है एंड दिस इज़ लाइकली टू बी टेकन अप, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेलवेज़ की, डोंट वी हैव पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिनके एसेट्स बहुत ज़्यादा है, अननेसेसरी एसेट्स है बहुत बड़े बड़े। तो इसमें हम उन कंपनीज को भी बात कर सकते हैं, रिफॉर्म्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। और अगर यहीं पे देखें हम लोग आजकल, इवन दो क्रिटिकली कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारा पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेच रही है, बट देर इज़ अ गुड रैशनल टू इट। सो मे बी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो यहाँ पे बात कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट, ये कुछ एंगल से मर्ज होते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द WTO's एग्रीकल्चर पैक्ट टिल्टेड अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये पीयूष गोयल ने कहा था ऑन इट्स, अभी जो भी इनकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे उन्होंने बोला था। अब आते हैं कि ये WTO का इशू क्या है यहाँ पे। सो WTO में देयर इज समथिंग नोन एज अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एंड अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का था कि टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड अमंग्स द डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे देखा जा रहा है दैट कंट्रीज विच आर डेवलपिंग, समथिंग लाइक कंट्रीज लाइक इंडिया हु वांट्स टू गिव सपोर्ट टू इट्स फार्मर्स, वो उनको दे नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स कमिटमेंट्स अंडर द अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। और कौन सा सपोर्ट होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी। फार्मर्स को हम सब्सिडी देना चाहते हैं, हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मिनिमम MSP इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस, प्लस वी आर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट फार्मर्स से ले रही है, फिर वो PDS में आगे बेच रही है उसको। सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस, बट दीज आर कंसिडर्ड एज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, वो ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रही है। सो इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग, एक वो इंडियन फार्मर्स को प्रेफरेंस दे रही है एज कम्पेयर टू द फार्मर्स ऑफ द अदर वर्ल्ड, अदर साइड ऑफ द कंट्री, मतलब बाहर की जो कंट्रीज है। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज है दे आर अगेंस्ट दिस, उनका प्रोडक्शन अच्छी है, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, वो चाहते हैं कि उनको इंडियन मार्केट्स में एक्सेस मिले। इंडिया चाहती है यार हम अपने फार्मर्स को बचाए, तुम्हारा देखे। सो दैट इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पे। एंड AOA के अंदर, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज दे सकते हैं, बट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज। सो वन कम्स अंडर द एम्बर बॉक्स विच आर कंसिडर्ड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, जैसे आपको MSP के बारे में बताया, या फिर आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट PDS, उसको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाता है। देन इज ब्लू बॉक्स हो गया, विच लिमिट्स द प्रोडक्शन। So indirectly it distorts, but it is in between basically. It limits the production. उसका ये काम है यहाँ पे। And last में आता है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स इज अबाउट, आप सब्सिडी दीजिए बट दिस शुड बी इन टर्म्स ऑफ R&D, पानी बचाना है, वाटर कंजर्वेशन, समथिंग that does not distort, in a way it does not distort the trade cycle, and it is green in nature, मतलब it is environment friendly या research and development oriented। अब जो developed countries है they can focus more on the green box, वो उनका level of advancement ही अलग है, farmers का level भी अलग है,
पर इंडिया के केस में हम लोग वी नीड टू गिव डायरेक्ट सपोर्ट टू अ फार्मर्स, सो वी आर एट अ डिफरेंट स्टेज. एंड इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया स्टोरी, इट इज़ द स्टोरी ऑफ मैनी अदर कंट्रीज लाइक जो लेसर डेवलप्ड है, अफ्रीकन नेशंस particularly. So these countries they want safeguards under the AMBER box, मतलब उनको ज़्यादा सब्सिडी देना चाहते हैं वो लोग, while जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिनकी जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स है वो लोग अलग अप्रोच चाहते हैं. So that is what Piyush Goyal is saying, and he is saying that we need to resolve this issue at the earliest. At this moment the developed countries, जो green box है which is not considered trade distorting, उसमें कोई लिमिट नहीं है. So developed countries are an advantage vis-a-vis the less developed countries. अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मेंशन्ड है, SSM. So the special safeguard mechanism is basically कि less developed countries can give more, अगर उन कंट्रीज में, जैसे इंडिया की कंट्री में बाहर से सामान ज़्यादा आ रहा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा आ रहा है, then in that case they can increase the tariff duty to protect its farmers. So that is the special safeguard mechanism, but ये temporary है. And इसमें again there are limitations कि यार interpretations है हर एक country की कि tariff कितना होगा या restrictions कितनी लगाई जा सकती है. So हर एक country अलग अलग perceptions है. So there is a disagreement. तो ये कह रहे हैं कि इसको finalize करो, जो protective measures developing countries ले सकती है. So this is all. बाकी हम डिटेल में करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस. This is all we can do. So this is all we have in this particular analysis. Thank you for streaming in to Chetan Bharat Learning with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.